जय हिंद दोस्तों। यूपीपीसीएस एग्जाम और एआरओ के लिए पीवाईक्यू की सीरीज पूर्वावलोकन क्वालिटी। आज उसमें हमें केंद्रीय मंत्री परिषद और एक दो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो कंप्लीट करने हैं। आप अगर नए हैं तो थोड़ा विजिट करिए। आपके मतलब की बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, और भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी आप विजिट करेंगे तो और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो क्या प्रधानमंत्री में निहित होती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। या आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। आपको आंसर देना है। तो हमें पता है पहला गलत है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आज ही मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू की है पीसीएस 2025 अक्टूबर 12 के लिए, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वहां मैंने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला गलत, ये भी गया, ये भी गया, यह भी गया, तो बचा आंसर 2, 3, 4। तो आंसर सी 2, 3, 4 सही होगा, क्योंकि यहाँ पर माननीय प्रेसिडेंट महोदय होते हैं। तो इसको कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। वैसे अनुच्छेद 74(1) आपको पता ही है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होगा एक। 75(1) में उनकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है। 75(5) के तहत कोई भी व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है। क्या मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो सकता है? शर्त क्या है? उसे 6 माह के भीतर किसी भी सदन की सदस्यता ले लेनी होगी। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में स्थान पाने के लिए कोई भी सदस्य बनने के लिए आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहें अब हम प्रधानमंत्री बहुत दिन रह लिए, हमें थोड़ा सा अज्ञातवास पे जाना है, तो आप जो भी देख रहे हैं उनको का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो आपको उठाकर प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। आप संसद सदस्य हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त यह है, आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको 6 महीने के अंदर एनडीए गठबंधन के द्वारा या तो लोकसभा से या राज्यसभा से उसका सदस्य बनाना होगा। अगर आप बन गए तो आप प्रधानमंत्री रहेंगे, अदरवाइज आप हटा दिए जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद पूरा पूरा मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने के लिए कोई भी संसद सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने तक बिना संसद के सदस्य रहे भी कोई प्रधानमंत्री और मंत्री रह सकता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही गलत पे सर्किल अवश्य करिए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। सबसे सही तो डी वाला ही है। नाम मात्र के तो राष्ट्रपति होते हैं। मंत्रियों की बर्खास्तगी जब चाहे वह राष्ट्रपति से कहकर करवा सकता है। संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, ये गलत है। हालांकि मेन रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद भी कहीं कहीं लिखा होता है, लेकिन मुख्यतः लोकसभा के प्रति वह उत्तरदायी होता है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पूरी लोकसभा में बहुमत है। इसका मतलब वह लोकसभा की जीत कर आया तो वह लोकसभा में दल का नेता होगा। है भारत का प्रधानमंत्री होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है या चयनित होता है? ये इंपॉर्टेंट है, फंसाने वाला क्वेश्चन है। क्योंकि आप निर्वाचित किसको करते हैं? संसद को, सॉरी सांसद को करते हैं। निर्वाचन सांसद का होता है। प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। उन्हीं सांसदों में से एक व्यक्ति आता है जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। सांसद निर्वाचित होते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ गया तो। फोर्थ नंबर, भारत का प्रधानमंत्री किसका मुख्य है? राज्य सरकार का? नहीं। केंद्रीय सरकार का? यस। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का मुख्य होता है। वो तो सब हम पढ़ चुके हैं, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसकी दायित्व का? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या प्रधानमंत्री। तो इसमें प्रधानमंत्री का दायित्व दिया गया है। प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है। यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यपालक
संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे, यानी राष्ट्रपति को सूचना दे जो भी हो रहा है। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे, अगर राष्ट्रपति ने कोई जानकारी मांगी है तो वह भी आप उन तक पहुंचाएं। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है, मंत्रिपरिषद ने विचार अगर नहीं किया है, तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार रखे। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। 6 नंबर, कैबिनेट का तात्पर्य है। क्या कैबिनेट का तात्पर्य है? शासन के सभी मंत्रीगण, शासन के कैबिनेट स्तर के मंत्री, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्रीगण। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री को, कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री होता है। कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, कैबिनेट मतलब छोटा समूह जिनके साथ बैठकर बातें हो सकें। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी शामिल होते हैं। तो मंत्रिपरिषद एक बड़ा गोला है, तो उसमें से कुछ लोगों को कैबिनेट मंत्री बोला जाता है। ठीक है, कुछ लोगों को कैबिनेट बोला जाता है जो बड़े मंत्री होते हैं, बड़े मंत्रालय जिनके पास होते हैं। कैबिनेट में कौन सम्मिलित होता है? मंत्री स्तर के सभी मंत्री नहीं, केवल कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। आप जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था तब भी आपने देखा कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई थी। कुछ मंत्री बड़े बड़े जो हैं जिनके नाम आप जानते हैं वह सब बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं। 8 नंबर, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में रखें। मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार आया है, वह 352 में आया है या 356 में? तो वह 352 में आया हुआ है। 352 अनुच्छेद में मंत्रिमंडल आया है सिर्फ एक बार, 352 अनुच्छेद में। वह भी जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संशोधित करे। ये 44वें संशोधन 1978 से उपबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग 352 में हुआ है, लेकिन अगर 352 3 का बात करें तो उसमें मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। ठीक है, 9 नंबर। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अगर हुआ है तो किस अनुच्छेद में हुआ है, तो आपको 352 बता देना है। 9 नंबर, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने, उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। आईएएस का क्वेश्चन है तभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। कौन सा सही है? जब भी कठिन क्वेश्चन आता है तो छोड़ देना चाहिए अधिकतर बार। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। पूर्णतः नामित वाला जो प्रश्न है वो गलत है। हालांकि आनंद तो नहीं चाहिए, लेकिन आप चाहो तो इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा, पॉज करके इसको भी पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों का सृजन किया जाता है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा, उत्तर क्या होगा इसका? दूसरा स्टेटमेंट है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। हर एक मंत्रालय को आपको सही आंसर देना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, केवल दो सही है, पहला गलत है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर ऐसा नहीं है। क्यों? कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी तो आपको पता ही थी। 11 नंबर, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? हमने पढ़ा है वास्तविक जो है प्रधानमंत्री के पास होती है, राष्ट्रपति के पास मात्र नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्रपति। हालांकि सभी काम राष्ट्रपति जी के द्वारा ही किए हुए, उनके नाम पर किए हुए कहे जाते हैं। ठीक है,
कोई अंतर्राष्ट्रीय जो भी चीजें होती है वह भी राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। 12 नंबर, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्व किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। हाँ, नियम बनाएगा, ये तो लिखा हुआ है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से हुई होंगी। अभी मैंने बोला कि जितनी भी कार्रवाइयाँ वगैरह हैं, जितना भी काम है, वह राष्ट्रपति महोदय के नाम पर होता है, प्रधानमंत्री के नाम पर नहीं होता है। ठीक है, नियम राष्ट्रपति ही बनाएगा। 77(1), 77(3) आपने पढ़ा होगा, उसमें कोई दोहराए नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा राज्यसभा किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य होता है। 6 महीने के भीतर भी आप वहां के सदस्य बन सकते हैं। हमारे जो मनमोहन सिंह जी भी थे, मनमोहन सिंह जी और इससे पहले भी कई लोग थे जो राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री थे। वर्तमान प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो आप दोनों में से कहीं से भी हो सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। यस, नहीं दे सकेंगे। निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। क्यों नहीं बोल सकेंगे? बोलेंगे। उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं? नहीं, मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों सदनों में बोल सकता है, वक्तव्य दे सकता है। मतदान सिर्फ वोट सिर्फ वही करेगा जहां उसकी सदस्यता है, जहां वह सदस्य है। अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में मतदान करेगा, राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में मतदान करेगा। बोलेंगे दोनों तरफ। आपने कई लोगों को देखा भी होगा, मंत्री साहब यहाँ भी बोलते हैं, वहां भी बोलते हैं। ठीक है, 14 नंबर एक्सप्लेनेशन मैंने बता ही दी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? नियुक्ति और हटाना किसमें है? तो 75 में है, अनुच्छेद 75। हर तरफ से अनुच्छेद 75 ही होगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदस्य नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है। राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा, दोनों सदनों का सदस्य। नहीं, दोनों सदनों का सदस्य कैसे? ये तो थोड़ा सा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात देखो। आमतौर, ये शब्द जो है, इस शब्द पे विचार करिए, इस शब्द पे। आमतौर पे बोला गया, आमतौर पर। तो आप जानते हैं आमतौर पर लोकसभा का सदस्य ही होता है भारत का प्रधानमंत्री। लेकिन कई बार ऐसी भी चीजें हैं कि राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, जैसे कि मैंने मनमोहन सिंह जी का नाम बताया आपको। ठीक है, प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से हो सकता है, लेकिन इसमें से ज्यादा सही आंसर बी होगा, क्योंकि आमतौर पर पूछा गया है। तो आमतौर पर तो लोकसभा का ही होता है, ज्यादातर आप देख लो लोकसभा के ही हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। एग्जैक्ट बात लिखी हुई है। जरूरी नहीं वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो। 6 माह के भीतर लोकसभा का सदस्य नहीं, दोनों में से किसी का भी सदस्य बन सकता है। दोनों सदनों में से एक से आवश्यक रूप से सदस्य हो नहीं, लोकसभा का सदस्य हो नहीं। ठीक है, 17 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? उतनी ही है जितना लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य बनने की है। तो राज्यसभा में तो 30 वर्ष है, लोकसभा में 25 वर्ष है। तो लोकसभा में भी सदस्य बनकर प्रधानमंत्री बना जा सकता है। तो मिनिमम अगर देखें तो 25 वर्ष हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि 25 वर्ष लोकसभा की है, लोकसभा का सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है। तो निम्नतम पूछिएगा तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो इसमें नियुक्ति वाली बात सही है। हालांकि सही आपको सब लगेगी, लेकिन ज्यादा सही ये है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है उसकी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। भारत का प्रधानमंत्री, सही बताना है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र, यस, स्वतंत्र है। लेकिन हो सकता है इससे भी अच्छा आंसर आगे मिल जाए, तो इसको पढ़ के ऐसे टिक नहीं कर देना है। सही ये भी है, लेकिन हो सकता है इससे बढ़िया जो सही है वह आगे मिल जाए। ठीक है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपनी मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है।
सीमित शक्तियां तो नहीं रखता है। ठीक है, तो इनमें से तीन में से कौन सही है? ज्यादा सही सी वाला है, देखो मैंने बोला था, ज्यादा सही। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, ये बात सही है। लेकिन जो दोनों सदनों में से सदस्य नहीं है उन्हें भी चयन कर सकता है। आपको अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मंत्री बनाना चाहे प्रधानमंत्री जी तो आपको बना देंगे, फिर वह राज्यसभा का आपको सदस्य कहीं ना कहीं से बनवा देंगे 6 महीने के अंदर। तो बाहर से भी कर सकता है, कोई भी राष्ट्रपति का उचित परामर्श नहीं, बाकी तो किसी से भी परामर्श कर सकता है, लेकिन उसके स्वविवेक का निर्णय ज्यादा सही है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। बाहर से भी संसद के कर सकता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, केंद्रीय मंत्री 6 माह तक रह सकता है। ठीक है, अभी पढ़ के आया तो कोई दिक्कत नहीं। वह मंत्री जो संसद के कई 6 माह बाद, तो सेम क्वेश्चन है, रिपीट। यहाँ पे देखते हैं, संसद की संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्किल आवश्यक है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। हाँ, प्रावधान है। संसद का सर्व प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। किया यह सर्व प्रमुख कार्य है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, तो यही गलत है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन यानी लोकसभा तक नहीं बल्कि राज्यसभा में भी हो सकती है। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। यस, वह भले राज्यसभा से चयनित होकर आया हो, लेकिन बहुमत तो लोकसभा में ही सिद्ध करना पड़ेगा। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? मंत्रिमंडल नहीं, राष्ट्रपति नहीं, राज्यसभा नहीं, लोकसभा के प्रति जवाबदेह, क्योंकि लोकसभा में ही उसे बहुमत प्राप्त करना होता है। ठीक है। 24 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो लोकसभा के प्रति तो जवाबदेही उसकी होती ही है, लेकिन साथ में इसके प्रति भी होती है। तो 1, 2, 3 सही होना चाहिए। ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो कई लोग गलत कर सकते हैं। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत भी उसे रखा जाता है, संविधान के बाहर नहीं जा सकती, और 75(3) में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। अनुच्छेद 74(3) संविधान में नहीं है, 74(3) नहीं है तो ये तो अपने आप गायब हो गया। 25, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, संसद के प्रति नहीं, अध्यक्ष के प्रति नहीं। तो यहाँ पे स्टार है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग सही आंसर होना चाहिए था संसद, जो कि कई जगह मिल जाता है आपको, कई लोग बता भी देते हैं, लेकिन सही से देखा जाए तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पे लिखा भी है था निकटतम उत्तर संसद होगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में लगाकर ही आना है तो आप संसद को लगाकर आएंगे, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति नहीं, क्योंकि संसद के अंतर्गत तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय तीनों आ जाते हैं। लेकिन लगाकर ही आना है, अब यही आंसर था, आपको एग्जाम में लगाना था, तो आप डी आंसर इसका लगाकर आ सकते थे, क्योंकि अगर सही होगा तो वही होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा। 26, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? फिर वही, राष्ट्रपति के प्रति नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति नहीं, इसके प्रति नहीं। निकटतम उत्तर आप संसद लगाएंगे, वरना आप आंसर लोकसभा लगाकर आइएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए भविष्य में तो आप संसद वाला सर्किल फिल करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। 27, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? ये कट करो, राज्यसभा कट करो, राष्ट्रपति कट करो, यहाँ पे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। बात को ये सुधर गए। ठीक है, इन्हें समझ में आ गया गलती कहाँ थी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी, तो यहाँ पे केवल लोकसभा के प्रति और संसद के प्रति, तो संसद के प्रति तो है ही नहीं, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये ध्यान रखिएगा। 29, बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अभी देख कर आए। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। तो ये क्वेश्चन सेकंड वाला जो है वह सही भी है और गलत भी है। क्यों? देखो, इन्होंने केवल एक सही किया, यानी दूसरे को गलत कर दिया, पहला सही है, क्योंकि मंत्री लोग जो हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति से पूछा जाए कि आप हटा सकते हो मंत्रियों को, तो वह कहेंगे नहीं भाई, हम तो प्रधानमंत्री के अनुसार उन्हें अपॉइंट करते हैं और प्रधानमंत्री के अनुसार ही उन्हें
हटाएंगे, समझ रहे हो आप। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो प्रसाद पर्यंत वो प्रधानमंत्री के ही है, लेकिन जो लाइन लिखी गई है वह लिखी गई है कि मंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे, क्योंकि हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं प्रधानमंत्री भी और मंत्री भी, ठीक है। इसके प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति कभी भी इन सबको हटा देगा, वो हटाएगा उसी के हिसाब से जिस हिसाब से हटाया जाता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत है, ये बात लिखी गई है। कथन भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, गलत। जैसे ही आपने ए गलत किया तो आंसर आपका आ गया डी वाला। डी में क्या लिखा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री होते हैं। तो जैसे ही एक गलत होता है कथन कारण में, दूसरा अपने आप सही हो जाता है, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन पढ़ लीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो चेंज करे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, चाहे वह यूपीएससी हो या अदर आयोग हो, कहीं ना कहीं चेंजेस, नई नई चीजें लाई जा रही हैं, तो आप पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो संसद नहीं था उसमें, लोकसभा था। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, हमने बताया था, यह सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, यह भी सही है। प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति को सूचित करता है, सूचना सारी प्रधानमंत्री पहुंचाएगा राष्ट्रपति को, ठीक है। ये तो सब हम लोगों ने देख लिया था। बढ़िया क्वेश्चन है। 30 निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। ऐसा कौन है इसमें से जो संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्री को निम्न सदस्य का होना चाहिए, ये परिपाटी में पालन किया जाता है, नहीं पालन किया जाता है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे, उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व। अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ त्यागपद त्याग करने पर संसद के निम्न सदस्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है। तो इसका बी वाला ही सही है, इसीलिए मैं रुक गया था, बाकी गलत है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पालन किया जाता है कि भैया आपने अगर बहुमत खो दिया है तो आपको इज्जत के साथ त्यागपत्र दे देना चाहिए, वरना हटाए जाओगे तो बुरा लगेगा। ये आप याद रहेगा, इस बात को मैंने बता दिया तो, और ना भूल सकते थे। तो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन आपको दे देना चाहिए। जैसे कई बार कहते हैं बड़ी घटना हो जाए तो प्रमुख जिम्मेदार मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कहीं लिखा नहीं है। जैसे बड़े बड़े लोगों ने इस्तीफा दिया था, आप जानते हैं, बड़े नेता हुए हैं जिनका इज्जत के साथ नाम लिया जाता है, उन लोगों ने इस्तीफा दिया, अगर समस्या हुई, उन्हें लगा समस्या है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होती है। न्यायपालिका के अधीन कार्यपालिका होगी, नहीं। विधायिका के अधीन होगी, नहीं। चुनाव आयोग, नहीं। संघ लोक सेवा आयोग, नहीं। लेकिन सबसे सटीक क्या होगा, तो सबसे सटीक तो विधायिका होनी चाहिए। सबसे सटीक क्या है, विधायिका, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के अधीन ही रहती है, क्योंकि संसद ही कार्यपालिका को चुनती है, और संसद यानी जो सांसद लोग चुन कर आते हैं, वो क्या है, विधायिका है। वह विश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो कार्यपालिका खत्म हो जाएगी। यहाँ तो वही लिखा है, कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। निम्न में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो भत्सरना नहीं, अविश्वास नहीं, स्थगन नहीं, विश्वास प्रस्ताव अगर है तो मंत्रिपरिषद रहेगी। जब तक विश्वास है तब तक रहेगी, या विश्वास प्रस्ताव आया तो मंत्रिपरिषद गई। 35 किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर त्याग पत्र देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को, प्रधानमंत्री सहित। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए उसकी किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। अगर त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की, क्योंकि लोकसभा में तो स्पीकर ही सर्वे सर्वा है। 37 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो लोकसभा की कितनी सदस्य की संख्या चाहिए होगा। तो आपको पता है 30-40 तो होगी नहीं, बढ़िया आंकड़ा लिया जाता है। राष्ट्रपति
को चुनाव लड़ना है तब भी 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ठीक है। तो वह भी आप जानते हैं 50 ही होते हैं क्या? मुझे याद नहीं है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। मैंने एक सीरीज शुरू की है, वो आप देखिए जाकर, 10 मिनट्स वाली, बहुत मजेदार है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का न्यूनतम लोग कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 39, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। क्या भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। दूसरा तो सही है, पहला भी सही है। यस, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। आइए पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये भी ध्यान रखना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ये अनुच्छेद 75(3) में लिखा है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही आ सकता है। भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया, अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। लोकसभा ने अपने नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। 19, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। 40 नंबर, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत कौन सी स्थिति सही नहीं है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने से शासन कैसे लागू होगा राष्ट्रपति का? ऐसा थोड़ी होगा, वो तो राष्ट्रपति शासन तो राज्यों में लागू होता है ना। सिंपल क्वेश्चन था। 41, प्रदेश का कौन नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री बने? नेहरू की कैबिनेट पहले गृह मंत्री कौन थे भाई? गृह मंत्री थे काटजू साहब, कैलाश नाथ काटजू। कैबिनेट में 1991 में विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए। इसी वर्ष वे देश के तीसरे गृह मंत्री भी बने और उन्हें बाद में रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। 57 से 62 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। तभी एमपी ने पूछा है क्वेश्चन, टेंशन की कोई बात नहीं। यूपी के मुख्यमंत्रियों के बारे में ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसमें सब कट है, क्यों? क्योंकि पहले वित्त मंत्री अगर देखा जाए स्वतंत्र भारत के, तो आर के षणमुखम चिट्टी थे, ठीक है। 15 अगस्त 1947 से 1948 तक रहे। 1948 में जॉन मठाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। तो स्वतंत्र भारत में तो देखा जाए तो चिट्टी साहब थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इनकी वजह से पूछा गया, जॉन मथाई प्रथम वित्त मंत्री, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जॉन मथाई को लगाइएगा, वरना तो क्वेश्चन बाहर ही होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता, B.R. अम्बेडकर साहब, ठीक है। आइए, हो सकता है ऐसे ही है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? यानी प्रधानमंत्री भी पूछा जा सकता है, 12वें 13वें। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे होंगे? नहीं, देवगौड़ा साहब, देवगौड़ा साहब। भारत के व्यक्ति के अनुसार 12वें प्रधानमंत्री, जो कि कार्यवाहक थे गुलजारी लाल नंदा को शामिल करके एच डी देवगौड़ा थे, ठीक है। अगर उनको गिन लिया जाए प्रधानमंत्री तो एच डी देवगौड़ा थे। इस हिसाब से वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो 15वें प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट पर भी नरेंद्र मोदी को 15वां प्रधानमंत्री बताया गया है। 15वें व्यक्ति के अनुसार उपराष्ट्रपति महोदय भी शपथ ग्रहण कर चुके हैं, उनके भी बारे में आप पढ़ के जाइएगा। व्यक्ति के अनुसार 15वें, पद पे आसीन होने वाले उपराष्ट्रपति के रूप में 17वें, क्योंकि दो लोग ऐसे थे जो 2 बार या 46 नंबर प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ मिलाइए। सबसे पहले तो हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का पता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम सबसे पहले मिला लेते हैं। 3 का ए यहाँ पे भी है और 3 का ए यहाँ पर भी है, 2 जगह है।
आप दूसरा कौन सा मिला होगा? विश्व ना वीपी सिंह साहब 90 से 91 हमें पता है, 91 में जो वह आया था रिफॉर्म, उसमें वीपी सिंह की सरकार थी। तो पांच का सी, पांच का सी नहीं है, ये मुझे रटे नहीं है, ठीक है। डी वाला सही है, पांच का बी, पांच का बी, इसको हटा देते हैं, पांच का बी, पांच का बी, 89 से 90। सी है दूसरे का, चंद्रशेखर साहब 90 से 91 रहे। डी का वन, डी 96 97 देवगौड़ा साहब रहे। ई से चार, ई का चार, इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 रहे। बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, रटना पड़ेगा और हमने रटा है नहीं, ठीक है, आप चाहें तो रट लीजिए। 47 कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? इंदिरा गांधी जी एक से अधिक बार, अटल बिहारी वाजपेयी जी एक से अधिक बार, जवाहरलाल नेहरू जी एक से अधिक बार, गुलजारी लाल नंदा भी एक से अधिक बार हुए हैं, लेकिन वह कार्यवाहक थे एक बार। तो दिए गए सभी व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनमें गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। तो गुलजारी लाल नंदा प्रधानमंत्री 2 बार रहे हैं, लेकिन वह दोनों बार कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। 48 निम्नलिखित में से किन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक? तो कौन कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू होंगे, गुलजारी लाल नंदा होंगे, इंदिरा गांधी होंगी, अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। दूसरा नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब होने चाहिए। सी, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। जवाहरलाल नेहरू जी का नाम क्यों नहीं है? निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक से अधिक बार, समयांतर के बाद, कुछ समय के बाद, जवाहरलाल नेहरू जी लगातार बने रहे, यही होगा। प्रधानमंत्री समयांतराल नहीं था। गुलजारी लाल नंदा, बिल्कुल जारी नंदा, ठीक है। हाँ वही, 2 समयांतराल, 1996 से 98, 96 और 298, ठीक है, समझ में आया आपको। जवाहरलाल नेहरू जी लगातार प्रधानमंत्री रहे थे, ना कि समयांतराल के बाद। ये बढ़िया क्वेश्चन बनाया है इन लोगों ने। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई? तो ये कौन भूल सकता है? ताशकंद, कोई नहीं भूल सकता। उज्बेकिस्तान की राजधानी लिखा गया ताशकंद। एक मूवी भी आई है ताशकंद फाइल्स, आपको देखनी चाहिए, यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री किन मुख्य किन राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे? तो सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी साहब को मिला दो, पी का 3 सभी जगह है, वाह। 2020 में एमपी ने पूछा क्यों दिया था, इसको हटा ही देते हैं, क्या ही फर्क पड़ा इसके होने ना होने से। डी वाला सही होगा, ए का 2, ए का 2। नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, वह आंध्र प्रदेश अविभाजित, मतलब उस समय जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुआ करता था उसके। B5 मोरारजी देसाई बम्बई के, सबको पता है। C4 देवगौड़ा साहब कर्नाटक के थे। D1 चौधरी चरण सिंह, कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश के। चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर हवाई अड्डा भी उत्तर प्रदेश में है, तो ये तो उत्तर प्रदेश सिंपल पता ही होना चाहिए था, ठीक है। 51 निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो चंद्रशेखर साहब अभी उसमें नहीं थे, चंद्रशेखर साहब किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे, बाकी सब पढ़ चुके हैं। 52 निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो अभी पढ़ के आए चंद्रशेखर साहब। कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो लोकसभा के सदस्य देवगौड़ा साहब नहीं थे, चंद्रशेखर साहब थे, आई के गुजराल नहीं थे, मनमोहन सिंह नहीं थे, ये तीनों लोग राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। 54 भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? बढ़िया क्वेश्चन है। चंद्रशेखर साहब नहीं थे, इसमें चौधरी चरण सिंह जी थे। क्यों? क्योंकि 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से
इस्तीफा देना पड़ा। इम्पोर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन है, फंस जाएगा आदमी इसमें। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। 55, निम्नलिखित में से कौन भारत के संघीय वित्त मंत्री रहे? संघीय वित्त मंत्री कौन रहा था इसमें से? तो डी वाला सही है, चारों। उपरोक्त प्रश्न में सभी व्यक्ति भारत के संघीय वित्त मंत्री रह चुके हैं। वीपी सिंह भी, वाई बी चब्बार, आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी तो रह ही चुके हैं। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री ने घोषित की थी? तो ये सबको पता है, वीपी सिंह की सरकार नहीं थी, नरसिम्हा राव सरकार की थी। ठीक है, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 1991, 24 जुलाई। ठीक। 57, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, यस। गवर्नर थे, यस। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के प्रतिनिधि। तो सी वाला, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, ये गलत है। बाकी तीनों सही है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, यस। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, यस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे, यस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, इम्पोर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आ सकता है, और यही क्वेश्चन आ सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं? नहीं। पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं? यस। असम से राज्यसभा के सदस्य हैं, असम से। मैंने अभी बोला था मनमोहन सिंह जी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, पर राज्यसभा के सदस्य होने के साथ प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए 60 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, यस। और उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, बी वाला सही है। ये आप दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता। किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, यस। प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, यस। उप प्रधानमंत्री का पद जो सृजित हुआ वह हुआ कब? मूल संविधान में था या प्रावधानों से हटकर हुआ? प्रावधानों से हटकर हुआ। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई आर्टिकल नहीं है, राजनीतिक बाध्यताओं की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है, ये ध्यान रखिएगा। 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कर लेते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं निहित है, नहीं। अभी पढ़ कर आया था। प्रधानमंत्री सिविल बोर्ड सेवा बोर्ड का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष होता है, ये भी नहीं है, दोनों गलत है। ठीक है, 63, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे, गलत। राज्यसभा के भी हो सकते हैं। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, ये भी गलत। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय जो है वह इसके अधीन कार्य नहीं करता है, बल्कि इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो कि सिविल सर्विसेज बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है। 64, कैबिनेट समितियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। ऐसा क्वेश्चन फॉर्म होके आ सकता है, आयोग की नजर इस क्वेश्चन पे अवश्य होगी, ध्यान दीजिए। संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। क्या कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है? कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत एवं परिस्थिति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यानी प्रधानमंत्री गठित करता है। क्या यदि प्रधानमंत्री समिति के सदस्य हों, समिति के सदस्य हों, तो यह आवश्यक नहीं। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें डी सही है, कथन 1 2 सही है, 3 4 गलत है। 3 4 गलत है, 1 2 सही है। ठीक है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी तो मंत्रिमंडल का जो सचिव होता है, मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट सचिव, वह सबसे ऊंचा व्यक्ति है। 67, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% कर दी गई? तो यह 2002-2003 के आसपास की कहानी है। 2003 में 91वां संवैधानिक संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आया था कि जितने चाहो उतने मंत्री ना बना दो, एक सीमा रखो, ऐसा ना हो कि सभी सांसदों को मंत्री बना दो, खुश कर दो, ऐसा ना हो। ठीक है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में मंत्रालयों की संख्या 36 है। तो आपको क्या लगता है, सही होगा? केवल एक सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि वर्तमान में मंत्रालयों की कुल संख्या 51 है भाई, 51। 69, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? श्वेत पत्र हमारे यहाँ निकाला जाता है, व्हाइट पेपर।
ठीक है? मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण व्हाइट पेपर पर निकाला जाता है। 70 नंबर, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी अयंगर जी की रिपोर्ट पर, पहला क्वेश्चन इन्हीं पर देख कर आए थे हम लोग। 71, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का कार्य है पूछा है। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता, मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। वित्तीय संसाधनों का आवंटन ये नहीं करते हैं। 72, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? तो इंडस्ट्री की बात है, भारत का प्रधानमंत्री होगा। 73, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री साहब होने चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान। 74 पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो ये 1951 में सृजित किया गया। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो समाधि स्थल की बातें दी गई हैं। समाधि स्थल राजीव गांधी जी का कर्म भूमि नहीं वीर भूमि के नाम से है। ठीक है, बाकी सब सही है। जेल नेहरू, शांतिवन, एल.बी. शास्त्री, विजय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। ठीक है। 76, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। फिर इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान को जोड़ दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान को जोड़ दिया। कल हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, महाधिवक्ता, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, इसके आगे का क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत।